नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इन प्रश्नों से संबंधित भी जितने महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे आपके एग्जामों के लिए, उन सभी बिंदुओं को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और ये सभी जो प्रश्न इस क्लास में लिए गए हैं ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और इन एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत ही अधिक है। तो इस वजह से आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा और मेरे साथ साथ में रिवीजन भी करिएगा। चलिए क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि किस भारतीय को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किस भारतीय ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2014 जीता है। तो देखिए 2014 में जो शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कैलाश सत्यार्थी को मिला था। किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी को मिला था। सत्यार्थी को मिला था। ठीक, सत्यार्थी ये एक भारतीय थे और इनका एक संगठन है। ये किस संगठन से संबंधित है? इनके संगठन के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। ये संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन से। किससे संबंधित है? बचपन बचाओ आंदोलन से। और ये एग्जाम में पूछा गया था कि बचपन बचाओ जो आंदोलन है इसको कब शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बचपन बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1980 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1980 में। इनके ही प्रयास से, कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से। अच्छा, पहले ये बताइए कि इनके साथ और किसे इनके साथ ही नोबेल पुरस्कार 2014 में इनके साथ ही किसे मिला था? तो इनके साथ ही मलाला यूसुफजई को भी मिला है नोबेल 2014 में। मलाला यूसुफजई को भी इन्हीं के साथ में नोबेल पुरस्कार मिला है। बट ये कहाँ की थी? ये पाकिस्तान की थी। कहाँ की थी? पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी के ही प्रयास से एक दिवस हम लोग मनाते हैं। इन्हीं के प्रयास से कौन सा दिवस शुरू किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस। इन्हीं के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है, इन्हीं के प्रयासों से ही शुरू किया गया था। बाल श्रम निषेध, इन्हीं के प्रयास से बाल श्रम निषेध दिवस शुरू किया गया था। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून के दिन मनाया जाता है। साथ में ये भी आप लोग को याद रखना क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है 12 जून को। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। तो किस भारतीय को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला है? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है और इनके साथ ही मलाला यूसुफजई को मिला जो कि पाकिस्तान से संबंधित हैं। ठीक, और संगठन कौन सा है इनका? कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन। 1980 में ये आंदोलन इन्होंने शुरू किया था और ये संगठन इन्होंने शुरू किया था। और इन्हीं के प्रयास से ही, जैसे राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था, वैसे इनके प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाने लगा। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार का होता है? तो ये भी देखिए, कंप्यूटर से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के मेमोरियों के बारे में पढ़ेंगे तो ये सीधे इसका जवाब हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन देखिए पहला प्रकार कौन सा होता है? पहला प्रकार जो होता है इसको कहते हैं आंतरिक स्मृति। आंतरिक स्मृति मतलब मेमोरी होता है। आंतरिक स्मृति क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक स्मृति। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी मेमोरी। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना। प्राइमरी मेमोरी जैसे आपका कौन सा हो गया? रैम हो गया, रोम हो गया, ये सभी क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा मेमोरी का टाइप क्या होता है? दूसरा होता है बाह्य स्मृति। बाह्य स्मृति को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आपका हो जाएगा पेन ड्राइव आ जाएगा। इसी में क्या आ जाएगा? पेन ड्राइव आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, डीवीडी आ जाएगा। इसी में डीवीडी और आपका चिप हो जाएगा। चिप भी इसी में आता है। तो ये सभी जो है सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है। हार्ड डिस्क भी इसी में आ जाएगा। ठीक, हार्ड डिस्क वगैरह जो होते हैं इसमें आ जाएंगे। तो ये भी आप लोग नोट करेंगे, हार्ड डिस्क भी इसी में आ जाएगा। हार्ड
डिस्क, ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। हार्ड डिस्क, एसएसडी भी होता है, एसएसडी ये भी इसी में आ जाएंगे, ठीक। तो ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हैं। चलिए इसको रिवीजन करते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर में 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आंतरिक मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इस समय प्राइमरी मेमोरी का फ़ोन वगैरह में आ रहे हैं, जैसे हो गया रैम हो गया, रोम हो गया, ये सभी प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। और बाह्य स्मृति में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से कहते हैं। जैसे आपका हो गया पेन ड्राइव, ये हम अलग से यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव अलग से यूज कर सकते हैं, सीडी अलग से, डीवीडी भी अलग से, चिप भी अलग से लगा के यूज कर सकते हैं। और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और एसएसडी लगे होते हैं। और जो आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो एडवांस होते हैं, तो उसमें एसएसडी लगा रहता है। अब हार्ड डिस्क का ज़माना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जो क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरे में जो डीवीआर होता है उसमें हार्ड डिस्क लगे होते हैं। और ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए कांग्रेस का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, WC बनर्जी। और कांग्रेस का अगर आपसे पूछे पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में। अगर आपसे पूछे कि पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसमें प्रतिनिधि कितने थे, प्रतिनिधि यानी कि कितने सदस्य जो है इसमें शामिल थे, तो टोटल 72 सदस्य इसमें शामिल थे। कितने? 72 सदस्य इसमें शामिल थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हम लोग दूसरे अधिवेशन के बारे में देखते हैं, तीसरे अधिवेशन के बारे में, चौथे अधिवेशन के बारे में, क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का सेकंड वाला जो अधिवेशन है ये कब हुआ था, तो ये 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887। कांग्रेस का चौथा वाला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1888 में हुआ था। कब? 1888। जो दूसरा वाला ये अधिवेशन है ये फिर हो जाता है कहाँ पे, ये होता है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक, कोलकाता में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं कौन? पहले पारसी अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके पहले पारसी अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। और तीसरा वाला होता है अधिवेशन जो है मद्रास में। तो कांग्रेस के इसमें पहले कौन अध्यक्ष बनते हैं? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछा गया है, कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बदरुद्दीन तैयब इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो था इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। और यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है कि इसमें कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, ठीक। अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे आपके जॉर्ज यूल। कौन बने थे? जॉर्ज यूल। स्थापना कांग्रेस का पूछेगा कि कब हुआ था, तो स्थापना जो है 1885 में हुआ था। कब किसने किया था, तो A.U. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.U. ह्यूम ने। ये भी बातें आप लोग रंगे हाथ याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 का अधिवेशन था मुंबई में, इसमें प्रतिनिधि 7 शामिल हुए थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, इसमें पहले पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब। और 1888 में ये इलाहाबाद में हुआ था, इसमें कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से है। क्या कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इस प्रश्न में हम लोग कुछ देश और उनके राष्ट्रपतियों के बारे में देखते हैं। तो ये है युन सुक योल। कौन है? युन सुक योल। अभी युन सुक योल को अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे क्या होगा, इन पे मार्शल लॉ लगा दिया गया है, इन पे मार्शल लॉ भी लगा दिया गया है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मार्शल लॉ इन पे लगा है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ राष्ट्र और उनके राष्ट्रपतियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, वेनेजुएला के अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति जी को बता दीजिए वेनेजुएला के,
राष्ट्रपति कौन है? तो इनके यहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें, निकोलस मादुरो यहाँ के हैं। अगर आपसे पूछे कि हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? हंगरी के अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है तो बुडापेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अगर आपसे यहाँ पे इनके राष्ट्रपति पूछे तो तमस सुलियोक हो जाएंगे। कौन? तमस सुलियोक। ठीक, यहाँ पे ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल के एग्जामों में राजधानी और उनके जो है राष्ट्रपति या फिर उनके राज्यों के नाम इस तरह के पूछे जाते हैं। अमेरिका के बारे में, अमेरिका में अभी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है रिपब्लिकन पार्टी से, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के सरकार बने हैं। और अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यून सुक योल है वर्तमान राष्ट्रपति। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? तो निकोलस मादुरो हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। और हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो तमस सुलियोक हैं हंगरी के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी हाल ही में? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ठीक, अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री से संबंधित है। कह रहा है कि मुगल शासन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बाबर भाई साहब ने मुगल शासन की स्थापना की थी। बाबर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो प्रश्न है, इनकी एक आत्मकथा है। आत्मकथा से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी आत्मकथा क्या है? तो आत्मकथा आप लोग बताएंगे तुजुक ए बाबरी। क्या है? तुजुक ए बाबरी। लेकिन प्रश्न यहीं पे नहीं खत्म होता, ये पूछा जाता है ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तुर्की। अगर आपसे पूछे कि ये बाबर जो भाई साहब थे ये किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कृष्ण देव राय के समकालीन थे। किसके? कृष्ण देव राय के समकालीन थे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही आराम बाग का निर्माण कराया था। ठीक, बाबर ने ही आराम बाग का निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था, तो बाबर जी ने ही आराम बाग का निर्माण कराया था। अच्छा, पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। और पानीपति हो गई, क्यों? कोई बात नहीं, आप लोग समझिएगा ये किसके बीच में हुआ था? तो ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी वहीं पे मारा गया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें विजयी कौन हुआ था? वो बाबर हुआ था। बाबर हो गया क्या? बाबर। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मुगल शासन की स्थापना किसने की थी? तो वो बाबर ने की थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी आत्मकथा क्या है? तो तुजुक ए बाबरी इसकी आत्मकथा है, लेकिन ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये बातें आप लोग ध्यान रखें। कृष्णदेव राय कौन थे? ये बाबर के समकालीन थे। ठीक, ये बातें। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? ये बाबर ने करवाया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न कि एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम लोग भारत के कुछ तेल क्षेत्रों के बारे में देखेंगे, जो कि इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है। इंडियन जियोग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के कुछ तेल क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि पूछा जाता है कि फला तेल क्षेत्र किस जगह पे है। देखिए, आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिगबोई जो भारत का पहला तेल क्षेत्र कौन है? डिगबोई। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे भारत का पहला तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पे है? असम राज्य में है। ठीक, यहाँ पे पहला तेल क्षेत्र है भारत का। ठीक, डिगबोई। ये तो हो गया पहला क्षेत्र। अगर कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ जगहों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि सुरमा घाटी कहाँ पे है, तो जो सुरमा घाटी है ये भी कहाँ पे है? ये भी असम में है। लेकिन अगर आपसे पूछे किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये तेल उत्पादन के लिए फेमस है। हो गया। अगर आपसे पूछे कि अंकलेश्वर कहाँ पे स्थित है, अंकलेश्वर कहाँ पे स्थित है, तो अंकलेश्वर जो है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में। अगर आपसे पूछे किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये तेल के लिए फेमस है। कई चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन सी जगह कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, कौन सी एल्युमिनियम उत्पादन के लिए फेमस है, कौन सी लोहा उत्पादन के लिए फेमस है, और यहाँ तक कि कौन सी चीज़ें जो है कपास उत्पादन के लिए फेमस है। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेल उत्पादन के लिए फेमस पूछ लिया। ठीक,
और बाड़मेर क्षेत्र भी किसके लिए फेमस है? बाड़मेर। बाड़मेर जरूर याद रखेंगे। बाड़मेर कहाँ पे है? बाड़मेर क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। ये भी किस चीज़ के लिए फेमस है? ये भी तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। और कुछ अपतटीय क्षेत्र भी हैं जहाँ पे अपतटीय जो तटीय क्षेत्रों में है वो उसमें कौन सी हैं? जैसे मुंबई हाई हो गया, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई, ये मुंबई हाई आप सभी जानते हैं। मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र की राजधानी है, तो वहाँ पे है महाराष्ट्र में, और ये तेल के लिए फेमस है। और कृष्णा गोदावरी जो है, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा गोदावरी हो गया, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये भी किसके लिए फेमस है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये आंध्र प्रदेश साइड में है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। ये भी तेल के लिए ही फेमस है। तो ये सभी तेल के लिए फेमस क्षेत्र हैं जो हमने आपको यहाँ पे छपवाया है, इसे आप लोग नोट करेंगे। भारत का पहला जो है तेल क्षेत्र वो डिगबोई असम में था। सुरमा घाटी तेल के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। और अंकलेश्वर जो है गुजरात में, ये भी तेल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर क्षेत्र राजस्थान में, ये भी तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मुंबई हाई महाराष्ट्र में तेल उत्पादन होता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी तेल यहाँ पे निकाले जाते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खेल में कौन सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछा हमला करता है? तो देखिए जो शतरंज के खेल होते हैं ना, उसमें प्यादा होता है, जो प्यादा वो सीधा आगे बढ़ता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? सैनिक बोलते हैं। सैनिक वो सीधा आगे वो बढ़ता है, लेकिन हमला कैसे करता है? वो तिरछा करता है। अब शतरंज में हम लोग देखे जाएं कुछ गोटियों के बारे में। शतरंज के जो कुछ वो होते हैं, मोहरे होते हैं, और उनके वो कैसे चलते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि राजा कैसे चलता है, शतरंज में राजा कैसे चलता है, तो ये हमेशा एक कदम चलेगा। राजा ये हमेशा एक कदम चलेगा। एक कदम ये किसी भी दिशा में चल सकता है, या फिर इसे लंबवत चला लीजिए, लंबवत, एक कदम लंबवत चलेगा, या फिर एक कदम ये क्षैतिज चलेगा, क्षैतिज चला लीजिए, या एक कदम ये तिरछा चलेगा। ठीक, तो ये ऐसे चलता है। ठीक, राजा ऐसे चलता है। लंबवत का मतलब ये हो गया, क्षैतिज का मतलब ये हो गया, तिरछा का मतलब ये हो गया। ठीक, ये ऐसे चलता है इस दिशा में, चाहे एक कदम ही चलेगा केवल। ठीक, और रानी के बारे में अगर आपसे पूछे रानी कैसे चलती है, तो ये कई कदम चलते हैं। ये जो है कितने भी कदम चलते हैं। रानी जो है कितनी भी कदम चलेगी, कितने भी कदम चल सकती है। ये भी किस दिशा में चलेगी? तो ये इसको भी या तो लंबवत चला लीजिए, या फिर क्षैतिज चला लीजिए, क्षैतिज या फिर तिरछा चला लीजिए। ये चलेगी आपकी कितने भी कदम। लंबवत का मतलब ये हो गया कितने भी कदम, जैसे राजा एक ही कदम चलेगा और रानी कितने भी कदम चल सकती है, ऐसे चल सकती है, ऐसे चल सकती है, ऐसे चल सकती है, कितना भी कदम। उसी तरह से अगर आपसे पूछे कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे हाथी अगर आपसे पूछे कितना चलेगा, तो हाथी भी कितने भी कदम चलेगा, लेकिन ये शर्त है कितने भी कदम हाथी भी चल सकता है। लेकिन इसकी शर्त क्या है? ये केवल लंबवत चलेगा और क्षैतिज चलेगा, ये तिरछा नहीं चलता है। लंबवत और क्षैतिज चलता है। लंबवत और क्षैतिज का मतलब क्या? ये ऐसे सीधे चलेगा और इधर चलेगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, लेकिन ये तिरछा नहीं चलेगा। तो हाथी ऐसे चलता है। ठीक, कितने भी कदम चल सकता है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखें। ऊंट कैसे चलता है? ऊंट की बात करें तो ऊंट जो है हमेशा तिरछा चलता है, हमेशा तिरछा चलता है, कितने भी कदम से चल सकता है। यानी कि ऊंट केवल ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यहाँ से इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कितने भी कदम चल सकता है। तो ऊंट के बारे में आप लोग ध्यान रखें, हमेशा तिरछा। तो इतने गोटियों के बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा हाथी हो गया। इसके अलावा घोड़े होते हैं, और बस इतने ही होते हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है रेलवे के। शतरंज के खेल में कौन सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछा हमला करता है? तो ये प्यादा जो आगे तो सीधे बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ेगा, लेकिन हमला से हमेशा इसे तिरछे में करेगा। तो ये हो गया प्यादा। राजा क्या करता है? एक कदम किसी भी दिशा में आप लोग या तो लंबवत, या तो क्षैतिज, या तो तिरछा चला सकते हैं। रानी क्या करती है? ये कितने भी कदम इसको चला लीजिए, या तो लंबवत चला लीजिए, या तो क्षैतिज चला लीजिए, तिरछा, कितने भी कदम। हाथी भी उसी तरह से कितने भी कदम चलेगा, लेकिन ये केवल लंबवत और क्षैतिज चलता है, ये वाला कंडीशन में चलता है।
और ऊंट क्या करता है, ये केवल तिरछा चलता है, जैसे ये इधर इस तरह की चलता है, इसे तिरछा केवल चलेगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है, ध्वनि से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न पूछे जा गए हैं आज तक ध्वनि से संबंधित हम बताते हैं आपको। जैसे ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो ये एक अनुदैर्ध्य तरंगे है, अनुदैर्ध्य तरंगे। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती, ये पूछा जाता है ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चलती हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात में नहीं चलती है। ठीक, निर्वात में ये नहीं चलती है। ठीक, और दूसरी बात ये पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंगे जो है इसकी जो है ध्वनि तरंगों की जो है ध्वनि का वेग कितना होता है। तो वेग की बात करें तो वेग जो है इसका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है और ये हवा में, जैसे अलग अलग चीज़ों में, जैसे स्टील में इसकी अलग वेग मापी गई है, हाइड्रोजन गैस में अलग वेग, ऑक्सीजन में अलग वेग मापी गई है। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ों में पूछता है, लेकिन हवा में पूछेगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 332 मीटर प्रति सेकंड पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की वेग सर्वाधिक किस चीज़ में होती है, सर्वाधिक, तो ये हमेशा ठोस में होती है, ठोस में। अगर ऑप्शन में आपको स्टील मिले तो स्टील में इसकी जो गति है वो सर्वाधिक होती है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की वेग धीमी किस में होती है, धीमी, तो वो हवा में धीमी होती है और सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में। अगर बिल्कुल भी नहीं होती तो पूछे निर्वात में, बिल्कुल भी नहीं ध्वनि चल सकती है। अगर आपसे पूछे कि जो हमारी श्रव ध्वनि हो सकती है, ध्वनि होती है श्रव ध्वनि, इसकी परिसर भी एग्जाम में पूछा गया है कितनी होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। और 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं, और जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है उसको पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं, और जो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है उसको श्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण आ चुका है, साइंस से ही है। कह रहा है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां। अगर नवजात शिशु पूछेगा तो केवल यहाँ पे 305 हड्डियां। अगर आपसे पूछे कि शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं, अगर आपसे पूछे कि शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं तो आप लोग बताएंगे 300 हड्डी। अगर आपसे पूछे कि वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, अगर आपसे पूछेगा कि वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं तो यहाँ पे 206 हड्डियां होती हैं। आइए चलिए हमारे शरीर में कुछ और अंगों के बारे में, उनकी हड्डियों के बारे में पूछता है। जैसे कान में पूछेगा 6 हड्डियां, छाती में यानी कि सीने में, चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, 25, 5 तो पसलियां होती हैं, एक जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको रिब्स बोलते हैं, एक जो होती है रिब्स। तो इस तरह से 25 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी में पूछ ले, रीढ़ में भी पूछा जाता है रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है इसमें टोटल 26 होती हैं, लेकिन बच्चों में अगर आपसे पूछे, शिशु में, बच्चों में नहीं शिशु में पूछो, अगर शिशु में कितनी रीढ़ की हड्डी होती है तो ये 33 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी वयस्कों में 26 होती है, बच्चों में जो है वो कितनी होती है, 33 होती है। खोपड़ी में अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है तो 29 हड्डी होती है कपाल खोपड़ी में। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, 305, शिशुओं में 300 हड्डी होती है, वयस्क में 206 हड्डी होती है। और इसकी हर्ट्ज कितनी सॉरी कान में कितनी हड्डी होती है, 6, 3 लेफ्ट वाले में, 3 राइट वाले में। सबसे छोटी हड्डी स्टैपीज होती है, कान में ही होती है। छाती में कुल 25 हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डी को टोटल 26 होती है, लेकिन शिशुओं में 33 संख्या होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 29 हड्डियां। तो इतनी बातें आप लोग को जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ स्टेडियम, कुछ नेशनल पार्क, कुछ बांधों के बारे में पूछा जाता है कि फला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, फला बांध कहाँ पे स्थित है। जैसे देखिए क्या पूछ रहा था, हाँ, चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। तो ये जो स्टेडियम है ये आपसे पूछेगा कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी तरह से कुछ और स्टेडियम है, देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। अकोटा स्टेडियम अगर आपसे पूछे, अकोटा स्टेडियम, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बड़ोदरा में स्थित है। बड़ोदरा कहाँ पे है, गुजरात राज्य में है। ये हो गया आपका। अगर आपसे पूछे कि बाल योगी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, बाल योगी
स्टेडियम, ये स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके वानखेड़े स्टेडियम, अगर आपसे पूछे कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो वानखेड़े जो स्टेडियम है ये आपके मुंबई में स्थित है, और उससे ज़्यादा भी फेमस है आपके इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इतने स्टेडियम के बारे में याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि चर्चा में रहे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये बताएंगे जम्मू कश्मीर में। अकोटा स्टेडियम पूछे तो बड़ोदरा गुजरात में। हैदराबाद में पूछे, हैदराबाद बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। और आपके इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साइंस से आ चुका है, किन रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो जो सबसे कम आवृत्ति होती है वो लाल रंग की होती है। किस रंग की? लाल रंग की। अगर आपसे पूछे किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है ना, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सबसे अधिक किसकी आवृत्ति होती है, सबसे अधिक आवृत्ति की बात ही हो रही है, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे बैगनी रंग की। लेकिन वहीं पे पूछ लेगी कि लाल रंग की जो वो तरंग दैर्ध्य होती है ना, तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछे तो ये सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। वहीं पे बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य के बारे में अगर आपसे पूछे, तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछे बैगनी रंग की कितनी होती है, तो वो सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो ये देखिए, तरंग आवृत्ति अगर अधिक रहेगा तो तरंग आवृत्ति अगर सबसे ज्यादा कम रहेगा तो तरंग दैर्ध्य अरे यार, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा अधिक होता है। इसका तरंग दैर्ध्य जो है उल्टा हो गया। देखिए, अगर आवृत्ति अधिक रहेगी तो तरंग दैर्ध्य जो है, अगर आवृत्ति जो है, एक मिनट, अगर आवृत्ति जो है सबसे कम होगा तो तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा अधिक होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो आवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा अधिक होगी, जब आवृत्ति सबसे ज़्यादा अधिक होगी वो बैगनी रंग की होती है, और तरंग दैर्ध्य इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कम होता है। तो ये यहाँ पे सही है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे तरंग की जो गति किस में मापते हैं, यहाँ पे फार्मूला भी लिख लिए। तरंग, अगर आपसे पूछे कि तरंग की गति बराबर क्या होता है, तरंग की गति बराबर क्या होता है, तो ये होता है आवृत्ति गुणे तरंग की गति बराबर क्या होता है, तो ये होता है आवृत्ति गुणे आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य होता है। आवृत्ति की अगर आपसे पूछे कि इकाई क्या होती है, तो आवृत्ति की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। और तरंग दैर्ध्य की अगर आपसे पूछे कि इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे इसका सिंबल होता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो आवृत्ति सबसे कम लाल की होती है। और आवृत्ति अगर आपसे पूछे सबसे अधिक किसकी होती है, बैगनी रंग की। वहीं पे तरंग दैर्ध्य में उल्टा हो जाता है, तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे ज़्यादा अधिक होगी और बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा कम होगी। और तरंग की गति बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है। ये आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है और एंगस्ट्रॉम की इकाई जो है वो तरंग दैर्ध्य की होती है। ठीक, अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि मर्सिडीज बेंज कहाँ की वाहन निर्माता कंपनी है। कुछ वाहन निर्माता कंपनी वो कहाँ पे वाहन निर्माण करती हैं, ये पूछा जाता है। तो जैसे मर्सिडीज बेंज के बारे में पूछा गया है, तो ये जो है जर्मनी की है। कहाँ की है? जर्मनी की है। आप लोग इसे नोट करेंगे, जर्मनी की। और भी जर्मनी की कंपनी है, जैसे ऑडी पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि ऑडी कहाँ की है, ऑडी ये भी जर्मनी वाले बनाते हैं। BMW, इसी वजह से ये सभी जो वाहन होते हैं महंगे होते हैं, जो कि विदेशी कंपनी होती हैं। BMW ये भी कौन बनाता है, ये जर्मनी वाले ही बनाते हैं। ठीक, अब कुछ कंपनियां जो है, कुछ कार की वाहन की कंपनियां, और ये कौन से कार बनाते हैं ये देख लेते हैं। जैसे टोयोटा, अगर आपसे पूछे टोयोटा कौन बनाता है, या फिर अगर आपसे पूछे कि होंडा कौन बनाता है, होंडा कौन बनाता है, या फिर आपसे पूछे
कि सुजुकी ये सभी कंपनियां कहाँ की हैं? तो ये सभी जो कंपनियां हैं ये जापान की कंपनी है। ठीक, BMW ऑडी हमने बताया कहाँ की है? जर्मनी की है। और फोर्ड कंपनी अगर आपसे पूछे फोर्ड कहाँ की है, तो ये USA की कंपनी यानी कि अमेरिका की कंपनी है। हुंडई पूछ ले, हुंडई 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 एंड किया ये कंपनी अगर आपसे पूछे ये कहाँ की है, तो ये किया जो है ये दक्षिण कोरिया की है। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि फरारी कहाँ की कंपनी है और लैम्बोर्गिनी कहाँ की कंपनी है, लैम्बोर्गिनी दुनिया भर का गाना इस पे बन चुका है लैम्बोर्गिनी पे, ये दोनों कंपनियां कहाँ की हैं? तो ये दोनों कंपनियां आप लोग ध्यान रखेंगे ये इटली की हैं। कहाँ की? इटली की कंपनी। ये बुगाटी बता दीजिए कहाँ की कंपनी है? बुगाटी ये कहाँ की कंपनी है? तो बुगाटी जो है ये फ्रांस की कंपनी है। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। मर्सिडीज बेंज कहाँ की वाहन निर्माता कंपनी है? ये जर्मनी की है। ऑडी और BMW कहाँ की है? ये भी जर्मनी की है। किया और हुंडई ये दक्षिण कोरिया की है। टोयोटा कहाँ की है? टोयोटा हुंडई और टोयोटा होंडा और सुजुकी ये जापान की वाहन निर्माता कंपनी है। और फोर्ड कहाँ की है? USA की है। और बुगाटी कहाँ की है? बुगाटी ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की। और फेरारी और लैम्बोर्गिनी कहाँ की कंपनी है? ये इटली की कंपनी है। तो ये कुछ कंपनी है जो वाहन निर्माण करती है। अगला प्रश्न आ चुका है कि एकमात्र गैर धातु जो कमरे के तापमान पे भी द्रव रहती है। तो ये भी देखिए साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइंस का है एकमात्र गैर धातु। गैर धातु का मतलब क्या होता है? गैर धातु को ही कहते हैं अधातु। अधातु मतलब गैर धातु का मतलब जो धातु ना हो, तो वो क्या हो गया? अधातु हो गया। तो वो एक बात किसकी कह रहा है? ब्रोमीन की। ब्रोमीन क्या होती है? कमरे के ताप पे क्या होती है? वो द्रव अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कमरे के तापमान पे कौन सी धातु जो है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहती है, तो वो होती है पारा। पारा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोलते हैं। ठीक, आइए चलिए कुछ धातुओं और उनके गुणों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सोना का क्या गुण है? सोना का क्या गुण, सोना में क्या गुण पाया जाता है? कि ये सर्वाधिक क्या होती है? आघात वर्धनी होती है। क्या होती है? सर्वाधिक आघात वर्ध्य होती है। आघात मतलब इसको पीट करके क्या कर सकते हैं? फैलाया जा सकता है। सर्वाधिक तन्य होती है। तन्य का मतलब क्या? इसको पीट करके बहुत ज़्यादा लंबा बनाया जा सकता है। तो ये आघात वर्ध भी होता है, तन्य भी होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चांदी के बारे में क्या पूछा गया है? चांदी के बारे में क्या पूछा जाता है? तो ये देखिए सबसे ज़्यादा ये विद्युत का क्या होती है? सबसे ज़्यादा विद्युत और सबसे ज़्यादा उष्मा का क्या होती है? उष्मा का क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती हैं। लेकिन ये महंगे होने की वजह से विद्युत और वो उष्मा वाले उपकरणों में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जा सकता, नहीं तो चोर क्या करेंगे? उठा ले जाएंगे। और ये सोडियम के बारे में क्या पूछा जाता है? सोडियम, देखिए सोडियम के बारे में पूछा जाता है इसे चाकू से काट सकते हैं। और केवल सोडियम को नहीं, आप लोग साथ में याद रखेंगे पोटेशियम को भी। पोटेशियम अत्यंत मुलायम धातु होती है। पोटेशियम, सोडियम और एक और होती है जिसको क्या बोलते हैं? लिथियम। इन सभी जो ये सभी जो धातु होती है अत्यंत मुलायम होती हैं और इसे क्या कर सकते हैं? चाकू से क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं इसका कि एकमात्र गैर धातु जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहती है वो होती है ब्रोमीन। ठीक, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में रहती है। और कौन सी ऐसी धातु होती है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहती है? वो पारा। ये हमने अधातु की बात कर लिया, ये धातु की बात कर लिया। पारा को ही क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। सोना क्या होता है? ये सर्वाधिक जो है आघात वर्ध होता है और तन्य होता है। तो ये इसकी ये विशेषता है। चांदी की विशेषता क्या है? कि ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं चांदी। और सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की क्या विशेषता है? कि ये क्या, इसको क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो ये कुछ धातुएं हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में हमने आपको लिखवाया। मांच कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुछ राज्य और उनके लोक नृत्यों के बारे में पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस प्रश्न में हम लोग राज्य और उनके लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। मांच कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्यम प्रदेशम का है। ठीक, संस्कृत में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का है। उसी तरह से अगर कुछ चीजें जैसे कारगम अगर आपसे पूछ ले, एग्जाम में पूछा गया कारगम,
कारगम के बारे में एग्जाम में पूछा गया था, झूठ नहीं बोलेंगे। कारगम एंड देवराट्टम। देवराट्टम तो अभी मुझे मिला नहीं, लेकिन कारगम मिला है। ये तमिलनाडु में है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। नाम से ही पता चलता है, या फिर एक तमिलनाडु का हो सकता है या फिर केरल का। तो तमिलनाडु का है। नौटंकी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग को याद भी होगा, आप लोग करते भी हैं। तो ये कहाँ का है नौटंकी? ये उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि घुमुरा कहाँ का है, घुमुरा, तो ये कहाँ का है? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। खुल्लम अगर आपसे पूछे कहाँ का है, खुल्लम, खुल्लम ये कहाँ का है? तो ये मिजोरम का है। मिजोरम, पता नहीं कैसे करते हैं भाई खुल्लम। तो ये कहाँ का है? मिजोरम का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और लावड़ी, लावड़ी कहाँ का है? तो लावड़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे आजू लामू कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का है। आजी लामू कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये बहु अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेशम। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ लिखने में समस्या हो रही है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन होगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था भाई ये कि मांझ कहाँ का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। ठीक, कारगम और देवराट्टम एग्जाम में पूछा भी गया है, उत्तर प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु का। नौटंकी भी एग्जाम में पूछा गया है, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। घुमरा भी एग्जाम में पूछा गया है, उड़ीसा का है। खुल्लम भी एग्जाम में पूछा गया है। मिजोरम का लावड़ी भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महाराष्ट्र का है। आजी लामू और अरुणाचल प्रदेश भी एग्जाम में पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण हो चुका है, साइंस का है। तो इस क्लास की विशेषता ये है भाई कि जीएस की जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या बताया आप लोग को कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देखिए लिखने में थोड़ी बहुत गलती तो होती है बोलते और समय, लिखते समय, तो इसे आप लोग मैनेज किया करिए। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज, ये बात हो चुकी है। अगला प्रश्न कुछ और भी टीके और उनके खोजों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ये पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1928 में, 1928 में इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब ने की थी। जैसे पूछा जाता है कि पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये इसको खोजा था जोनास साल्क ने। किसको, किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। अगर आपसे पूछे कि रेबीज का टीका किसने खोज दिया? रेबीज का टीका किसने खोज दिया? तो ये खोजे थे भाई साहब एडवर्ड जेनर ने, सॉरी लुई पास्चर ने। किसने खोजा था? ये खोजा था लुई पास्चर ने, इसके टीके की खोज की थी। और एक होता है चेचक के टीके की खोज, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रेबीज, चेचक, पोलियो सभी के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। चेचक का खोज किसने किया था? इसकी जो टीके की खोज किसने किया था? वो एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और एक विटामिन की खोज आप लोग बता दीजिए, विटामिन की खोज, ये भी बातें एग्जाम में पूछा गया 1820। ये किसने किया था? ये फंक ने किया था। किसने? फंक ने। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब ने 1928 में खोजा था। और हमने बताया पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने किया था। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। और रेबीज, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। विटामिन की खोज फंक ने किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पीडीएफ सारे जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग जा करके मजा लीजिए पीडीएफ का। पढ़ते हैं अपने अगले। WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त विश्व का पहला देश किसे घोषित किया गया? तो ये जॉर्डन को घोषित किया गया है। कैसे लिखेंगे आप लोग? जॉर्डन को। तो यहाँ पे लिख लीजिए किसको घोषित किया गया है? जॉर्डन को। किसको? क्या मुक्त, यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग की क्या बोलते हैं? इसे हैंसन रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हैंसन रोग भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है ये इस बार जो मनाया गया 2025 में ये मनाया गया है
कुष्ठ रोग दिवस अगर आपसे पूछे यहीं पे 2025 में कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया, आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, 26 जनवरी के दिन। कब मनाया गया? 26 जनवरी के दिन। और ये 26 जनवरी ये अंतिम रविवार के, जनवरी के जो है जनवरी माह के अंतिम रविवार के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी माह के अंतिम रविवार के दिन मनाया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया गया, कौन से राज्य ने डेंगू को महामारी रोग आपसे पूछे कि घोषित किसने किया है, डेंगू को महामारी रोग घोषित किसने किया है, ये कर्नाटक ने किया। किसने किया? कर्नाटक ने किया है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त विश्व का पहला देश किसे घोषित किया गया है, तो ये जॉर्डन को घोषित किया गया। करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हैंसन रोग, कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं? इससे हैंसन रोग भी बोलते हैं। और कुष्ठ रोग दिवस इस बार 2025 में 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये जनवरी के अंतिम रविवार के दिन मनाया जाता है। और करंट अफेयर का ही प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है, तो कर्नाटक राज्य ने, करंट अफेयर का प्रश्न है, डेंगू को महामारी रोग घोषित किया। आप लोग याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। भारत के किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है? देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है वो, भारत के किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है, तो आप लोग लद्दाख नहीं, इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात। तो जो सफ़ेद रेगिस्तान किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे, तो जो आपका कच्छ का रण है, जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, उसे बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका ग्रेट रण ऑफ कच्छ, तो ग्रेट रण ऑफ कच्छ इसे बोलते हैं आप लोग, कच्छ का मैदान इसी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि गुजरात के बारे में थोड़ी बहुत बातें आप लोग को कर लेनी है, जैसे अगर आपसे पूछे कि यहाँ के गुजरात के CM मुख्यमंत्री कौन है, CM, तो आप लोग बताएंगे भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है यहाँ पे CM? भूपेंद्र पटेल हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और गुजरात के बारे में एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, अजरक जो वस्त्र कला है, अजरक जो यहाँ का वस्त्र कला है, इसको क्या मिला है? अभी हाल ही में GI टैग मिला है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। करंट अफेयर का ये भी प्रश्न है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, नल सरोवर अगर बर्ड सेंचुरी पूछ ले, कहाँ पे है? नल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है, ये अगर आपसे पूछे कहाँ पे है सेंचुरी, तो ये भी आपके कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात में। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत के किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है, तो ये भारत के गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात में। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है मुख्यमंत्री? भूपेंद्र पटेल। अजरक जो है वस्त्र कला का ये GI टैग कहाँ पे मिला? वो गुजरात में मिला, ग्रेट रण ऑफ कच्छ, इसे ही सफ़ेद रेगिस्तान बोलते हैं। नल सरोवर जो है बर्ड सेंचुरी भी पूछे कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 द्वारा बताया गया, तो यहाँ शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बताया गया अनुच्छेद 21 के द्वारा। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो शिक्षा को क्या बताया गया यहाँ पे? शिक्षा जो है हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार है। इसे अनुच्छेद नंबर 21A में रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि 21 संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा है, तो इसके लिए किया गया था 66वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इसके तहत संविधान में शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, शिक्षा को अगर आपसे पूछे, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया, तो शिक्षा को जो है राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में ये किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया, तो इसको किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1946 में, ये इसके तहत ही हुआ था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 76 है, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ही क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
लघु संविधान भी इसे बोलते हैं, क्योंकि संविधान में बहुत सारी चीज़ें इसके तहत जुड़ी गई। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 21 द्वारा बताया गया, क्या बताया गया, तो इसके द्वारा शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, ये बताया गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था, किसे, तो ये 66वां संविधान संशोधन जो 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। और शिक्षा को अगर आपसे पूछे कि राज्य सूची से निकाल करके भैया समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, तो ये लाया गया आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात कितना होना चाहिए, तो देखिए कि जो तिरंगा है जो है, अगर आपसे पूछे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या होता है, तो राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज होता है वो तिरंगा होता है। क्या होता है, ध्वज जो है तिरंगा होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 होता है। कितने होता है, 3:2 होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तिरंगे का डिजाइन किसने किया था, तिरंगे का जो है डिजाइन किसने किया, तो तिरंगे का जो डिजाइन है वो पिंगली वैंकैया ने किया। किसने, पिंगली वैंकैया ने इसके तिरंगे का, भारतीय तिरंगे का डिजाइन किया था। अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान के द्वारा इसे कब अपनाया गया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 22 जुलाई 1947 के दिन तिरंगे को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया। अगर आपसे पूछे फहराने के बारे में, यहाँ पे 2 विषय दिया जाता है कि अगर आपसे पूछे कि भारत में इसे कब फहराया गया, भारत में तिरंगे झंडे को भारत में पहली बार कब फहराया गया था, तो अगर आपसे पूछे कि भारत में कब पहली बार फहराया गया था, तो ये 1906 में, और कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया था। कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले 1906 में फहराया गया था। अगर आपसे पूछे कि जो तिरंगा झंडा है इसको विदेश में कब फहराया गया था, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि हमारा जो तिरंगा झंडा है इसे विदेश में कब फहराया गया था, तो तिरंगा झंडा को हमारा विदेश में 1907 में किस शहर में फहराया गया था, तो स्टुटगार्ड में। किस शहर में, विदेश के स्टुटगार्ड शहर में। स्टुटगार्ड कहाँ पे है, स्टुटगार्ड, तो ये जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी का एक शहर है। यहाँ पे ये बात एग्जाम में पूछी गई है, मैडम भीकाजी कामा के द्वारा ये फहराया गया था। किसने फहराया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था यहाँ पे, यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात 3:2 का होता है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। डिजाइन किया था इसके पिंगली वैंकैया जी ने। अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947 में। भारत में पहली बार 1906 में फहराया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। और विदेश में कहाँ फहराया गया था, तो 1907 में पहली बार स्टुटगार्ड नामक शहर में। और स्टुटगार्ड कहाँ पे है, ये जर्मनी में है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मैडम जी भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। और अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है इसको लाया कौन था, छुप के छुपा के। ये भी एक व्यक्ति लाए थे, उसका भी नाम पूछा जाता है, तो उसका नाम अभी मुझे पता नहीं है, बता दिया जाएगा। और ये किसी क्लास में बताया भी है, मुझे अभी याद नहीं है प्रेजेंट टाइम में। कौन एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। अच्छा पहले देखिए वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो पहले देखिए वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं, आप समझ गए हैं तो बात बन जाएगी। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, एक दस्तावेज बनाने वाला वो होता है, दस्तावेज बनाने वाला क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप लोग कॉपी पेन लिखते हैं वही सेम चीज़ कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो वो जो करने वाला या करवाने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा उसको क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। या फिर दस्तावेज बना सकते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, संपादित कर सकते हैं। संपादित, दस्तावेज बनाना, संपादित करना, इसका काम होता है। तो कुछ वर्ड प्रोसेसर जो है, कुछ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हमारे मार्केट में आते हैं, उनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि कौन एक वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है। एग्जाम में पूछा गया है। वैसे आप लोग को 4-5 कुछ सारे वर्ड प्रोसेसर बता देते हैं, आप लोग के एग्जाम में देख लीजिए क्या आएगा। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सभी लोग जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड आता है, इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी दस्तावेज को बना सकते हैं, उसको संपादित कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। और गूगल का भी एक आता है जिसको क्या बोलते हैं, गूगल डॉक बोलते हैं। गूगल डॉक को क्रोम वगैरह खोल के देखेंगे, गूगल डॉक्स आपको मिल जाएगा। ठीक, गूगल डॉक्स, ठीक, ये भी होता है। उसके बाद आपका वर्ड परफेक्ट होता है, वर्ड परफेक्ट। इससे क्या बना सकते हैं, परफेक्ट। इससे भी वर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट को
आप लोग बना सकते हैं। ओपन ऑफिस भी होता है, ओपन ऑफिस, इससे भी किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी दस्तावेज को आप लोग बना सकते हैं। ठीक, ओपन ऑफिस राइटर इसको बोलते हैं, ओपन ऑफिस राइटर। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखें। लिब्रे ऑफिस भी आता है, अब थोड़ा अपडेट हो गया है, लिब्रे ऑफिस ये आ गया है। इसमें भी आप लोग किसी भी दस्तावेज को संपादित कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। ठीक, और एक वर्ड होता है, वर्ड, केवल वर्ड नहीं, पेज होता है यार, एक पेज होता है, पेज। पेज भी एक ऐप है जिसके तहत क्या कर सकते हैं, आप किसी भी दस्तावेज को बना सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है, ये सारे हमने बता दिया, तो आप लोग सारे जानेंगे। कौन एक वर्ड प्रोसेसर होता है? वर्ड प्रोसेसर मतलब दस्तावेज बनाने के काम में आते हैं या फिर संपादित करना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, और वर्ड परफेक्ट हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस राइटर, ये सभी क्या काम कर सकते हैं, ये सभी किसी भी डॉक्यूमेंट के बनाने में काम में आते हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के मध्य नेट का कितना ऊंचा होता है? देखिए, दो चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है बैडमिंटन से संबंधित। ये पूछा जाता है इसके मध्य में नेट कितना ऊंचा होता है। जो मध्य में पूछेगा तो आप लोग बता देंगे 5 फीट। जब पूछेगा कि किनारे पे कितना ऊंचा होता है, किनारे पे भी पूछा जाता है। देखिए, मध्य में जो है वो क्या बोलते हैं, जाली जो है थोड़ी सी लफी हुई होती है, झुकी हुई होती है, तो वो 5 फीट होता है। लेकिन किनारे पे जो बांधा जाता है वो 5.1 फीट होता है। कितना होता है? 5.1 फीट होता है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे, या फिर 5 फीट आप लोग पूरा याद रखेंगे। 5 फीट आप लोग को 5 फीट 1 इंच मिलेगा। ये भी बातें, दोनों बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। अब ये पूछा जाता है कि इसके जो है मैदान की माप कितनी होती है, या फिर इसकी मैदान की जो है परिसर कितना होता है, मैदान की जो है बैडमिंटन खेलते समय जो मैदान होती है उसकी माप कितनी होती है। तो एक एकल में अगर आपसे पूछे, एकल जो एक व्यक्ति खेलते हैं उसको एकल बोलते हैं। तो इसमें जो मैदान की माप होती है वो 44 फीट, यहाँ पे लिख लीजिए भाई पूरा, 44 फीट गुणे 17 फीट होती है। 44 फीट गुणे 17 फीट होती है। लेकिन जो युगल, दो लोग एक साथ खेलते हैं युगल वाले में, तो वो क्या होती है, वो होती है 44 फीट, वो होती है 44 फीट गुणे 20 फीट। तो ये दोनों बातें एग्जाम में पूछी गई हैं, आप लोग को याद रखना है। थॉमस कप, उबेर कप, ये किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछे थॉमस कप किससे संबंधित है, और आपसे पूछे कि उबेर कप किससे संबंधित है, थॉमस कप, उबेर कप, ये दोनों किससे संबंधित कप है? तो ये दोनों जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए रिवीजन कर लीजिए कि बैडमिंटन के मध्य नेट का जो है 5 फीट होता है, किनारे पे कितनी होती है, 5 फीट 1 इंच होती है। अब बैडमिंटन की जो मैदान की जो माप कितनी होती है, एकल में जो है एक लोग जब खेलेंगे 44 गुणे 17 रहेगा, युगल में जब खेलेंगे दो लोग तो वो होगा 44 फीट गुणे 20 फीट होता है। ठीक, थॉमस कप, उबेर कप हमने बताया किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से ही संबंधित है। भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करेंगे, देखिए, कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति में बनाया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे उनके राज्य में क्या हो गया था, प्लेग एक महामारी बीमारी है वो आ गया था। तो इनसे ये लोग लड़े, इसका उपचार इन्होंने चलवाया और इसके याद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। 4 मीनार। और ये बातें, दो चीज़ यहाँ से पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि 4 मीनार स्थित भाव कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। एक चीज़ ये पूछी जाती है, अगर आपसे पूछे कि 4 मीनार का निर्माण कब हुआ था, 1591 में इसका निर्माण हुआ था। दूसरी बातें ये पूछी जाती है। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जब अकबर क्या हुआ था, गुजरात विजय किया था, तो इसकी याद में क्या बनवाया था, इसकी याद में वो बनवाया था क्या, फतेहपुर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। किसने बनवाया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। अब एक जौनपुर नगर की जिस तरह से पूछा जाता है, जौनपुर की स्थापना किसने की? अगर आपसे पूछे कि जौनपुर की स्थापना किसने की, तो वो करते हैं फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज
शाह ने, किसने किया था? फिरोज शाह ने। अगर आपसे पूछे कि जौनपुर की स्थापना किसके याद में करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो इनका एक चचेरा भाई था जिनका नाम क्या था? जौना खां था। क्या नाम था? जौना खां। और यही आगे चल के क्या बनता है? यही आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। तो इसी के याद में जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न था। महत्वपूर्ण प्रश्न तब हो जाता है जब इससे संबंधित आप लोग को महत्वपूर्ण बातें बता दी जाती है। जैसे कौन स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति में बनाया गया था? तो चार मीनार बनाया गया था। चार मीनार है कहाँ पे? हैदराबाद में। इसका निर्माण 1591 में। जैसे गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ये बात हो गई। अगर आपसे पूछे कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और ये कहाँ पे है? किसके याद में? तो ये जौना खां के याद में। जौना खां कौन था? तो ये ही इनके चचेरा भाई था, जो क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आगे आया था। यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स पूछ ले या फिर लिनक्स पूछ ले। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है। उसके बाद आपका मैक जेनिक्स भी होता है। जेनिक्स भी होता है। यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स और एक होता है विस्टा। विंडोज विस्टा भी होता है। विस्टा ये क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह से आप लोग विंडोज 7 पढ़े होंगे, विंडोज 7 पढ़े होंगे, विंडोज 8 पढ़े होंगे, विंडोज 10 के बारे में पढ़े होंगे, 11 के बारे में। और विंडोज आपका आता है विंडोज एक्सपी आता है। क्या आता है? एक्सपी। ये सभी क्या है? ये सभी जो है विंडोज के प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में डले हुए होते हैं। अभी तो विंडोज 11 चलता है। ठीक, तो ये देखिए यूनिक्स क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे यूनिक्स पूछ ले, वैसे लेनिक्स है, जेनिक्स है, विस्टा है। ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, विंडोज एक्सपी है, ये भी सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे फ़ोन में कोई लॉन्चर नहीं होता है, लॉन्चर और जो आपके थीम वगैरह को चेंज कर देता है, वॉलपेपर को चेंज कर देता है, ऐप के आइकन वगैरह को चेंज करता है, उसी तरह से ये भी होता है। एक ऐसे ही समझिए, मतलब एग्जाम्पल समझ सकते हैं, उसी तरह का ये भी होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अगर किसी भी कंप्यूटर में विंडोज 7 डाल देंगे तो विंडोज 7 के जैसे चलने लगेगा। विंडोज 8 डालेंगे तो विंडोज 8 की तरह चलने लगेगा। 10 डालेंगे तो विंडोज 10 की तरह चलने लगेगा। लेकिन उसमें भी देखा जाता है कंप्यूटर की कैपेसिटी है कि नहीं। विंडोज़ 10 को चलाने के लिए, विंडोज 11 को चलाने के लिए, डालने के लिए तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी भी ये तो होनी चाहिए चलने के लिए। तो अगर आपका वो क्या बोलते हैं जनरेशन, नए जनरेशन का होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, तो आपका चलेगा ये। विद्युत वातानुकूलित का आविष्कार किसने किया था? तो ये देखिए एसी की बात कर रहा है। इसको बोलते हैं एयर कंडीशनर। विद्युत वातानुकूलन का आविष्कार, जिसे एसी आप लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोलते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? एसी। इसके बारे में पूछ रहा है कि भैया एसी का निर्माण किसने किया था? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण किया था विलिस कैरियर ने। आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, विलिस कैरियर ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? विलिस कैरियर ने। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कब किया था निर्माण? तो ये भी आप लोग रंगे हाथ 1902 में। ठीक, जैसे हमने बताया था कुछ चीज़ें, जैसे ब्लूटूथ का आविष्कार अगर आपसे पूछे किसने किया था, तो ब्लूटूथ का हार्टसन ने किया था। किसने? हार्टसन ने। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? हार्टसन ने। जैसे अगर आपसे पूछे कि भाप इंजन का आविष्कार, अगर आपसे पूछे भाप इंजन, ये किसने खोजा था? जेम्स वाट ने। किसने? भाप इंजन कौन खोजा था? जेम्स वाट ने खोजा था। और अगर आपसे पूछे एक और इंजन, जैसे जेट इंजन, अगर आपसे पूछे जेट इंजन किसने खोजा था? तो ये फ्रैंक विटकल ने खोजा था। कौन? फ्रैंक विटकल। ये सभी एग्जाम में पूछी जाती है सभी बातें। इंडक्शन मोटर बता दीजिए, आप लोग के लिए नया होगा। इंडक्शन मोटर अगर आपसे पूछे कि किसने बनाया था इंडक्शन मोटर,
इसकी खोज किसने किया था? तो ये निकोला टेस्ला ने किया था। किसने? निकोला टेस्ला ने इस चीज की खोज की थी। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए हमने क्या बताया, महत्वपूर्ण प्रश्न था भाई, साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न था। विद्युत वातानुकूलन का आविष्कार किसने किया था? जिसको आप लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोलते हैं, ये विलियस कैरियर ने किया था। किसने? विलियम कैरियर ने किया था 1902 में। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? हार्टसन ने किया था ब्लूटूथ का आविष्कार। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था जेम्स वाट ने भाप इंजन के। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार। इंडक्स मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। किसने किया था? निकोला टेस्ला ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन विक्रासम गुर्दे की पथड़ी बनाने वाला सबसे सम्मानीय यौगिक है? विक्रासम जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि कई बार पूछा गया। तो वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे क्या होता है। गुर्दे की वो जो पथड़ी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और ये बातें एग्जाम में क्या पूछ ली गई। आइए चलिए कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये गुर्दा वगैरह होता क्या है। तो देखिए गुर्दा जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। किडनी के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? किडनी के बारे में, किडनी के बारे में क्या देखेंगे? अगर आपसे पूछे कि इसका रंग क्या होता है, तो ये रंग होता है इसका गहरा लाल। कैसा रंग होता है? गहरा लाल। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी आकृति कैसी होती है? आकृति तो ये होती है सेम के बीज के समान, सेम की बीज के जैसे क्या होती है? इसकी आकृति होती है। चौथी बात आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, इसकी जो बाहरी भाग होती है, बाहरी भाग, उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, ये बात है। अगर आपसे पूछे कि किडनी की जो है भीतरी जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं? भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि किडनी की जो है सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किडनी का कार्य क्या है, तो किडनी का कार्य जो है मूत्र का निर्माण करना। क्या होता है? मूत्र का निर्माण इसका क्या होता है? कार्य होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या बताया कि कौन विक्रासम गुर्दे की पथड़ी बनाने वाला सबसे सामान्य यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो किडनी के बारे में हमने बताया सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है और रंग इसका क्या होता है? गहरा लाल होता है। आकृति कैसी होती है? सेम के बीज की जैसी होती है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? मूत्र का निर्माण करता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो 2000 से 8000, यहाँ पे 2000 से 8000 के बीच में स्वाद कलिकाएं होती हैं। और इनका जो कार्य, इसको क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाएं, यहाँ पे हो गया ना, इसको स्वाद कलिकाएं जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसको रस संवेदी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? रस संवेदी। रस संवेदी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? स्वाद का पहचान करना। क्या का कार्य होता है? स्वाद का पहचान। जीभ में जो है अलग अलग भाग, जीभ का अलग अलग भाग जो है अलग अलग स्वाद को पहचानता है। आइए चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि जीभ का जो है अग्रभाग किस स्वाद को पहचानता है? अग्रभाग किस स्वाद को पहचानता है? तो हमने बताया था अग्रभाग जो है जीभ का मीठा स्वाद अच्छे से पहचानता है। अगर आपसे पूछे कि जीभ का जो है पश्च भाग ये किस स्वाद को पहचानता है? तो ये कड़वे स्वाद को पहचानता है। अगर आपसे पूछे कि जीभ का जो है किनारे का भाग किस स्वाद का पहचान करता है? तो ये खट्टे स्वाद का पहचान करता है। किस स्वाद का? खट्टे स्वाद का। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में। और उसके बाद हमने क्या बताया था इसके बारे में? इसके बाद आप लोग याद रखेंगे वो जीभ के बारे में। क्या? हाँ, जीभ का कार्य क्या होता है? तो देखिए, भोजन को चबाने में मदद करना, भोजन को चबाने में क्या करना? चबाने में मदद करना। भोजन को क्या करना? निगलना, भोजन को निगलना। और क्या बोलते हैं? स्वर को क्या बोलते हैं? स्वर को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है।
नियंत्रित करता है। ठीक, तो ये कुछ कार्य होते हैं। स्वर जो है यहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं, लेकिन स्वर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये सभी जीभ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न थी। हमने क्या कहा कि जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? 2000 से 8000। इसे क्या बोलते हैं? रस संवेदी बोलते हैं। इनका कार्य होता है स्वाद को पहचानना। जीभ के आगे का भाग मीठा स्वाद, पीछे के भाग कड़वे स्वाद का पहचान, और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का पहचान करता है। और इसका कार्य होता है भोजन को चबाना, भोजन को निगलना और स्वर को क्या करना? कंट्रोल करना। ये बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विशाल ज्वालामुखी नेक्टिस ये की खोज किस ग्रह पे हुई है? तो देखिए ये जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर का प्रश्न है ये 2020 इस बार करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसकी जो खोज है किस ग्रह पे हुई? मंगल ग्रह पे हुई है भाई। इसकी जो खोज है ना वो मंगल ग्रह पे हुई है, मंगल ग्रह पे। और मंगल ग्रह के बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बताते हैं। मंगल ग्रह पे इसकी खोज हुई थी। मंगल ग्रह पे एक नासा का छेपिया मिशन है, अभी हाल ही में छोड़ा गया है। नासा का जो है छेपिया मिशन, ये अगर आपसे पूछे कि नासा का जो छेपिया मिशन है वो किस ग्रह से संबंधित है, तो वो मंगल ग्रह से संबंधित है। पहला बात हो गया। दूसरा बात, भारत भी अपना मंगल मिशन किया था 2013 में। तो भारत का जो है मंगल मिशन वो किस रॉकेट से गया था? भारत का 2013 में किया था कि और सन कोई था मंगल मिशन? डेट मुझे याद नहीं है भाई। मंगल मिशन कब हुआ था? ये हुआ था जो PSLV C-25 रॉकेट से, 25 रॉकेट ही पूछा जाता है, PSLV C-25 रॉकेट से गया था। और मंगल को ही क्या कहते हैं? मंगल को ही इसको कहा जाता है, मंगल को ही इसको लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आयरन, कुछ गलत हो गया ना, यहाँ पे किस चीज की अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं? इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब विशाल ज्वालामुखी नेक्टिस की खोज किस ग्रह पे हुई थी? तो ये मंगल ग्रह पे हुई थी। ठीक, और नासा की छेपिया मिशन किससे संबंधित है? करंट अफेयर का प्रश्न है, ये किससे संबंधित है? तो ये भी आपके मंगल मिशन से ही संबंधित है। भारत का जो मंगल मिशन है PSC-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन से नेता ने रूस में आधिकारिक धर्म के रूप में रूढ़िवादी ईसाई धर्म को अपनाया है? तो ये आपके व्लादिमीर पुतिन का काम है। व्लादिमीर पुतिन ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? व्लादिमीर पुतिन ये जो है रूस के राष्ट्रपति। यहाँ पे कौन सी धर्म को अपनाया गया है? तो ईसाई धर्म को अपनाया गया है। वैसे बौद्ध मानने वाले भी हैं और धर्म को भी माना जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पे जो रूढ़िवादी धर्म है यहाँ पे ईसाई धर्म को माना जाता है। कहने का मतलब ये है। रूस के बारे में राजधानी पूछेगा तो क्या है? कीव यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। और लूना, कुछ यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्न है, जैसे लूना 25 ये कहाँ का मिशन है? लूना 25 मिशन ये कहाँ का है? तो ये आपके रूस का है, अभी हाल ही में लॉन्च किया है। करंट अफेयर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लूना 25 करके एग्जाम में आएगा तो आप लोग रूस लगाएंगे। कैंसर का भी ना इन्होंने टीका खोजा है, कैंसर का टीका। तो कैंसर का टीका भी इसने खोजा है जिसका नाम है mRNA। क्या नाम है? mRNA। ये किसने खोजा है? रूस ने। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी करंट अफेयर है। अगर आपसे पूछे कि बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल किस देश की है, ये भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। बुलावा ये एक क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल ये किस देश का है? तो ये भी रूस का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इतनी बातों को आप लोग को याद रखना है, रिवीजन करते हैं। कौन से नेता ने रूस में आधिकारिक धर्म के रूप में रूढ़िवादी ईसाई धर्म को अपनाया? तो वो व्लादिमीर पुतिन भाई साहब रूस के राष्ट्रपति हैं। लूना 25 मिशन ये रूस का है। कैंसर का टीका करंट अफेयर का प्रश्न है, ये किसने खोजा? रूस ने। mRNA है। और बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल भी कहाँ का है? रूस का है, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 3 यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ पे लपेट लीजिए। वैसे प्रश्न जो है ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है,
रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1981 में इसरो ने किस प्रथम भू अस्थायी उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। 1981 में भारत ने एप्पल उपग्रह को लॉन्च किया था, एप्पल, और ये भारत का पहला जो है संचार उपग्रह था। भारत का जो है, ये आप लोग नोट करेंगे, भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। संचार उपग्रह जो दूर संचार के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो हो गया आपका, और मोबाइल फ़ोन के लिए, ये इनके लिए प्रथम भारत का, अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया, 1975 में। इसमें मदद किसने किया था, तो रूस वाला क्या किया था, इसमें मदद किया था, रूस के सहयोग से ही छोड़ा गया था। और भारत का पहला मौसम उपग्रह अगर आपसे पूछ रहे कौन था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का पहला, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मौसम उपग्रह, तो ये था मैटसैट। क्या था, मैटसैट इसका नाम था। मौसम उपग्रह भारत का पहला शिक्षण उपग्रह, भारत का अगर आपसे पूछे कि पहला शिक्षण उपग्रह, शैक्षणिक उपग्रह। शैक्षणिक उपग्रह का मतलब जो शिक्षा के कामों में यूज किया जाए उसको क्या बोलते हैं, शैक्षणिक उपग्रह कहते हैं। जैसे भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह होता है, वो कौन सा है, वो है आपका एजुसैट। क्या बोलते हैं इसको, एजुसैट। तो ये कुछ उपग्रहों के बारे में याद रखेंगे। और अंतरिक्ष के बारे में एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। 1981 में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इसरो कहाँ की भारत की स्पेस एजेंसी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एप्पल का परीक्षण किया था, भारत का प्रथम ये संचार उपग्रह था। और भारत का पहला अगर आपसे पूछे कि उपग्रह ऐसे कौन था ओवरऑल में, तो आर्यभट्ट था, 1975 में छोड़ा गया था, रूस ने इसमें मदद किया था। और भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह आप लोग ध्यान रखेंगे एजुसैट था, जो शिक्षा से संबंधित था। भारत का पहला मौसम उपग्रह तो कौन था, मैटसैट था। भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की जो सबसे बड़ी सीमा है ना, वो बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितनी सीमा लगती है, तो वो 4096 किलोमीटर लगती है। कितनी, 4096 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि भारत की जो कुल सीमा है वो कुल 7 देशों से, कुल सीमा जो है भारत की 15,106 किलोमीटर जो है, 15,106 किलोमीटर ये लगती है कुल 7 देश से। कितने देश से लगती है, 7 देश से। कौन कौन से देश हो गए, जैसे आपको याद रखना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और आपका कौन सा है, रूस है, सॉरी भूटान है। रूस कहाँ से आ जाएगा भाई, भूटान है, चीन है, आप लोग को याद रखना है, और नेपाल है, उसके बाद वो म्यांमार है, और उसके बाद क्या है, बांग्लादेश है। तो इन देशों से लगता है। सबसे ज़्यादा हमने बताया 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ। कुल सीमा भारत की लगती है 15,106 किलोमीटर, 7 देशों के साथ, मात्र 7 देशों के साथ, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों के साथ लगती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोग को क्लास पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें। और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। ठीक, बाय।